हेलो गाइस। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो कि जेपीएससी मेंस का एक सेक्शन है, साइंस सेक्शन का ग्रुप ई में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि हिंदी में करेंगे। और ये सिलेबस है। सिलेबस में जैसे कि दिख रहा है कि पहला टॉपिक जो है वो है नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका हिंदी में अगर कहें तो ये है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति। इस पर डिस्कशन करते हैं। अभी तो इसी पे करेंगे, फिर धीरे धीरे और भी टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। चलिए आते हैं इसमें। टॉपिक है कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति। 600 शब्दों में। 600 शब्दों का मतलब है कि जेपीएससी मेंस में ज़्यादातर 40 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि 600 शब्द में लिखा जाना चाहिए। 600 वर्ड काफ़ी है, इनफ। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे है कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति। एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत की प्रगति विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसके विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है। राष्ट्र निर्माण में विज्ञान के महत्व को समझते हुए भारत में पिछले कुछ वर्षों में कई राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतियां तैयार की है। सही बात है। इन नीतियों का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का दोहन करना है। नियोजित निवेश, संस्थागत समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं। ठीक है। अब आता है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देख लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या है। तो कह रहा है कि भारत का विज्ञान पर ध्यान स्वतंत्रता के तुरंत बाद शुरू हुआ। जैसे ही देश आज़ाद होता है, साइंस पे, विज्ञान पे जो है भारत ध्यान देना शुरू कर देता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पुरजोर वकालत की। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बहुत ही सपोर्ट किए और इस दिशा में बहुत अच्छा कदम भी उठाए हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को विकास के लिए आवश्यक माना। इसी दृष्टिकोण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) जैसे संस्थानों की नींव रखी। ये कहना चाह रहा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि भारत आज़ादी के बाद तुरंत ही साइंस की ओर ध्यान दिया। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वो जो है इस क्षेत्र में ज़्यादा कंसंट्रेट किए और जिसके वजह से बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश हुआ। जैसे IIT हुआ, CSIR हुआ, फिर DST हुआ, ये सब का गठन हुआ। फिर है कि वैज्ञानिक विकास को दिशा देने के लिए भारत ने 1958 में अपनी पहली औपचारिक विज्ञान नीति प्रस्तुत की। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए 1958 ईस्वी में भारत जो है सबसे फर्स्ट इसका अपना जो है साइंस पॉलिसी बोले या फिर विज्ञान नीति प्रस्तुत करता है। अब राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतियों का विकास कैसे कैसे हुआ उसका पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्कशन किया मेंशन्ड है। जैसे पहला है वैज्ञानिक नीति संकल्प SPR 1958। इसमें कह रहा है कि यह भारत की पहली आधिकारिक विज्ञान नीति थी जिसमें वैज्ञानिक अवसंरचना और अनुसंधान संस्थानों के निर्माण पर जोर दिया गया। सही बात है। सबसे पहले भारत तो सबसे पहले आज़ाद हुआ, उसके उस टाइम कुछ था नहीं, तो सबसे पहले भारत में अनुसंधान इंस्टीट्यूशंस जो होता है और
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है साइंस को लेकर के वो सब निर्माण के लिए जोड़ दिया गया, क्योंकि वो सब सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेगा तो फिर आगे का डेवलपमेंट के लिए सोचना भी मुश्किल ही है। इंस्टीट्यूशंस रहेगा तभी अनुसंधान रहेगा, तभी तो कुछ रिसर्च हो पाएगा। फिर है कि इसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रतिभा का विकास और बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना था। SPR ने इसरो, DRDO और BARC जैसे संस्थानों में दीर्घकालिक निवेश की नींव रखी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि पहला पॉइंट क्या था कि वैज्ञानिक नीति संकल्प SPR 1958। दूसरा नीति प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य TPS 1983। इसमें बोल रहा है कि इस नीति ने आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास के लिए विज्ञान के अनुप्रयोग पर जोर दिया। इसने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दिया और सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया। शुद्ध विज्ञान से हटकर अनुप्रयुक्त अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य में यही 1983 में हुआ था, जिसमें बोला कि इस नीति ने इसमें क्या कि आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस जो होता है, और औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए विज्ञान का उपयोग किया, उस पर जोर दिया गया। और ये जो है स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास को बढ़ावा दिया और सार्वजनिक निजी भागीदारी है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। तीसरा पॉइंट है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003। इसमें बोल रहा है कि वैश्वीकरण के युग में, ग्लोबलाइजेशन के युग में शुरू की गई इस नीति का उद्देश्य विज्ञान को आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के साथ एकीकृत करना था। इसने विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा दिया, अनुसंधान में निवेश बढ़ाया और नवाचार प्रोत्साहित किया। बहुत सारा चीज़ किए हैं, जैसे कि विज्ञान एजुकेशन में विज्ञान को इन्वॉल्व किया, अनुसंधान में जो इन्वेस्टमेंट बोले या फिर निवेश बढ़ाया गया है ना। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR पर विशेष ध्यान दिया गया। चौथा पॉइंट है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति STIP 2013 बोल रहा है, इस नीति में नवाचार संचालित विकास पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ाया गया। मतलब GDP का 2% खर्च जो है अब रिसर्च और ये अनुसंधान पर किया जाना था। इसने स्टार्टअप, इंक्यूबेशन केंद्रों और शिक्षा जगत, उद्योग एवं सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया। इस नीति का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास प्रयासों में निजी क्षेत्र को अधिक सक्रिय रूप से शामिल करना था। सही है। फिर है कि STIP 2020 का मसौदा विचाराधीन। 2020 में भारत सरकार ने नई विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का एक मसौदा जारी किया, जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्या क्या है पॉइंट वो देख लेते हैं। जैसे खुला विज्ञान और डेटा साझाकरण, लैंगिक समानता और समावेशिता, विकेंद्रीकरण और सहभागी शासन, विज्ञान में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा। ये सब पॉइंट्स है जिसको ज़्यादा सेंटर पर रख के काम किया गया था। फिर है एक मजबूत राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। यदि इसे अपनाया जाता है तो यह नीति STIP 2013 का स्थान लेगी और अगले दशक के लिए भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य का मार्गदर्शन करेगी। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतियों के प्रमुख उद्देश्य बोल रहा है कि वैज्ञानिक अवसंरचना का विकास, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा, विज्ञान शिक्षा और साक्षरता को प्रोत्साहित, सतत विकास के लिए विज्ञान का उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और
व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना। ये सब जो है राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियों के प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियों का प्रभाव भारत अंतरिक्ष अनुसंधान, फार्मास्यूटिकल, आई आईटी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनकर उभरा है। विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का जो पॉलिसी है वो बहुत सपोर्ट किया अलग अलग फील्ड में इंडिया में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हो गया, आईटी सेक्टर्स हो गया, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ही लीड किया, आगे बढ़कर उसमें हेल्प किया। फिर है कि नीतियों के कारण इसरो, आईआईएससी और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं जैसे संस्थाओं का विकास हुआ। वो पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, इस पैसेज में आगे था। फिर है कि भारत का स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल क्रांति, जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, वो नवाचार संचालित नीतियों का परिणाम है। ये जो न्यू पॉलिसीज़ है उसका ही रिजल्ट है कि ये अभी यहाँ पे डिजिटल्स है, स्टार्टअप शुरू हुआ है, वो सब है। फिर है कि वैज्ञानिक प्रकाशनों और पेटेंट दाखिलों के मामले में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल है। भारत जो है टॉप 10 कंट्रीज में आता है वैज्ञानिक प्रकाशनों और पेटेंट दाखिलों के मामले में। चुनौतियाँ, अभी देखिए इतना सारा पॉइंट हम लोग कहें कि ये चीज़ हासिल किया, अचीवमेंट हुआ, न्यू पॉलिसी आया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ की। लेकिन अभी है क्या कि इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर के कुछ कुछ चैलेंजेज है, चुनौतियाँ हैं। वो चुनौतियाँ क्या क्या देखते हैं। बोल रहा है प्रगति के बावजूद भारत को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कम अनुसंधान एवं विकास निवेश, जैसे कि जीडीपी के 1% से भी कम पैसा जो है वो अनुसंधान और विकास में दिया जाता है, जो बहुत ही कम है और उतना में मतलब कि सरप्लस नहीं है, ज़्यादा उससे कुछ खास इफेक्ट होता नहीं है, वो एक कारण है, कमी है। फिर वैज्ञानिक प्रतिभा का पलायन, यहाँ क्या होता है, इंडिया के जो भी शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स होता है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, वो सब क्या होता है कि मैक्सिमम लोग फॉरेन चला जाता है अच्छा अच्छा पैकेज लेकर के। तो वो ये कहना चाह रहा है कि वैज्ञानिक प्रतिभा का पलायन हो जाता है। उद्योग अकादमी सहयोग समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की STEM क्षेत्रों में लैंगिक असंतुलन, जेंडर इनइक्वलिटीज़ तो है ही, लड़का संख्या बॉयज़ गर्ल्स में डिफरेंस है, कॉलेज में भी ये सब चीज़ देखने को मिलता है। फिर है कि इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीति कार्यान्वयन, प्रभावी वित्त पोषण और समावेशी भागीदारी की आवश्यकता है। अब इसका कंक्लूड कर रहा है, इसको कंक्लूजन क्या में दे रहा है, देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत की राष्ट्रीय नीतियाँ बदलते समय के साथ विकसित हुई है। सही बात है, जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे पॉलिसी भी चेंज हुआ है ताकि सस्टेनेबल रहे, जो नवाचार, समावेशन और स्थिरता पर बढ़ते जोर को दर्शाती है। फिर बोलता है कि इन नीतियों ने भारत की एक विकासशील से उभरती हुई तकनीकी शक्ति में परिवर्तन, आगे का रास्ता निवेश बढ़ाने, शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करने और विज्ञान को समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाने में निहित है। मतलब कह रहा है कि नवाचार, समावेशन और स्थिरता पर बढ़ते जोर को दर्शाती, वो तो हो गया। बोल रहा है कि ये सब जो नीति है, इन नीतियों ने भारत की एक विकासशील से, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज था इंडिया अभी भी है, तो उससे उभरती हुई तकनीकी शक्तियाँ में परिवर्तन लाया है। और उससे क्या है कि आगे का रास्ता निवेश बढ़ाने के लिए, शिक्षा अनुसंधान को मजबूत करने और विज्ञान को समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाने के लिए डिवोटेड है, निहित है। यही था इसका नोट्स। इसमें बहुत सारा पॉइंट है जो कुछ कुछ याद करना ही होगा। जैसे पहले इंट्रोडक्शन था, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, फिर 1 2 3 4 और 4 पॉइंट है, और उसके बाद कंक्लूजन।
यही थे इसके नोट्स।